मंदाकिनी जी और मनोहर जी के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वह बेटा उनकी शादी के 15 साल बाद हुआ था। जब उनकी शादी हुई थी उसके 2-3 साल बाद से ही उन्होंने इलाज करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोग ताने मारने शुरू कर दिए थे और पूछते भी थे। वह हर मंदिर हर मस्जिद जाते हैं, वहाँ मन्नतें मांगते। एक दिन भगवान ने उनकी सुन ली और उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। घर में खुशियों का माहौल छा गया था। मनोहर जी के माता पिता बहुत खुश थे। मंदाकिनी जी और मनोहर जी अपने बेटे का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। जब उनका बेटा साहिल 5 साल का हुआ तब उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी के जन्म लेते ही उनके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। उनके व्यापार में बहुत लाभ होने लगा। वह कहते हैं ना, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, बेटियों के होने से बरकत आती है। वक्त बीतता गया, बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। अब उन्होंने अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह कर दी। वह अपनी ज़िंदगी में खुश थी। बेटी के जाने के बाद उन्होंने अपने घर में बेटी की कमी खल रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी करके उस कमी को पूरा किया। उनकी बहू बहुत अच्छी थी। वह अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी और उनका बेटा साहिल नौकरी के सिलसिले में मुंबई चला गया। कुछ दिनों में वह वहीं शिफ्ट हो गया। वह अब अपने गांव बहुत कम ही आते थे। उनको आए हुए लगभग 4 साल हो गए थे। जब उनके माँ बाप को उनके आने की खबर मिली तो वह दोनों बहुत खुश हुए। जब से मंदाकिनी जी को कैंसर हुआ था तब से आज पहली बार वे दोनों गांव आए थे। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से बहुत मिन्नतें की, बेटा एक बार मेरे मरने से पहले आ जाओ। इतना कहने पर साहिल और उसकी पत्नी शहर से गांव आए। बेचारी मंदाकिनी जी आखिरी समय में अपने बेटे और बहू को अपने पास देखना चाहती थी। मंदाकिनी जी का 3 मंजिला घर है। एक मंजिल में वह रहती हैं और 2 मंजिलों को उन्होंने किराए पर दे रखी हैं। उससे जो किराया आता है उससे मंदाकिनी जी और मनोहर जी का गुजारा आराम से हो जाता है। मनोहर जी अपनी पत्नी की देखभाल के लिए एक नौकरानी को लगा रखा था ताकि वह घर का काम और मंदाकिनी जी की देखभाल कर सके। लेकिन उनकी बेटी नेहा भी बीच बीच में आकर अपनी माँ की देख रेख भी किया करती थी। लेकिन नेहा की भी अपनी गृहस्थी थी, इसलिए मंदाकिनी जी उसे ज़्यादा परेशान करना उचित नहीं समझती थी। फिर भी वह बीच बीच में आकर अपनी माँ को डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए ले जाया करती थी। लेकिन उसकी गृहस्थी में कोई परेशानी ना आए, इसलिए मनोहर जी उसे समझाते थे कि वह ज़्यादा उनके बारे में ना सोचा करे। लेकिन वह हमेशा यही कहती, पापा मैं मानती हूँ शादी के बाद लड़की का ससुराल उसकी पहली जिम्मेदारी है, पर पापा मैं भैया भाभी के भरोसे तो आपको नहीं छोड़ सकती। उन्हें अगर आपकी इतनी ही चिंता होती तो माँ की बीमारी के बाद एक बार भी उनको देखने आए होते। एक बार तो उन्होंने सोचा होता अकेले पापा सब कुछ कैसे संभालेंगे। माँ को देखने के लिए सारे रिश्तेदार आए और सब यही पूछते थे कि साहिल क्यों नहीं आया, और सभी आपस में खुसुर फुसुर करते रहते थे। इकलौता बेटा होते हुए भी अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर भी नहीं आया। भगवान ऐसी औलाद किसी दुश्मन को भी मत देना। अरे खुद यहाँ नहीं रह सकता था तो अपने माँ बाबूजी को अपने साथ अपने घर ले ही जाता।
भगवान जाने कैसे संभालेंगे अकेले अब मंदाकिनी जी को। पर मंदाकिनी जी और मनोहर जी ने जैसे ही बहू बेटे की शक्ल देखी वह सारी बातें भूल गए। याद था तो बस इतना कि देर से ही सही पर मेरा बेटा हमें लेने के लिए आया तो सही। और जब साहिल और उसकी पत्नी घर से बाहर निकले तो उन्हें यह सब सुनने को मिला। साहिल अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने कहा, कितना मतलबी है यार तू, तेरी माँ बाबूजी का तेरे अलावा है ही कौन, और उनको भी तू यहाँ गांव में छोड़कर खुद मज़े से शहर में रह रहा है। वह गांव में जहाँ भी गया उसे यही ताने सुनने को मिले। और फिर किसी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, सब सच ही कह रहे थे। किंतु सच्चाई इतनी बुरी थी कि साहिल उसे सहन नहीं कर पा रहा था। वह यहाँ गांव वाला घर को बेचने के लिए आया था। उसने प्लान बनाया था कि माँ और बाबूजी को अपने साथ शहर ले जाएगा और यह गांव वाला घर बेचकर शहर में एक नया घर खरीदेगा। वह घर माँ के नाम पर था, इसलिए वह अपनी माँ के पास आया था केवल अपने मतलब से। और जब उसने अपने लिए यह सब सुना तो गुस्से में आकर उसने कुछ और सोचा और घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, सोनिया हम लोग आज शाम को ही शहर के लिए निकल जाएंगे, तुम अपना सामान पैक कर लेना। फिर अपने माँ के कमरे में गया और बोला, माँ आप और बाबूजी भी मेरे साथ शहर चलो। शहर जाकर माँ का अच्छे से अस्पताल में इलाज कराएंगे, शायद उनका कैंसर ठीक हो जाए। और यहाँ आप अकेले उन्हें कैसे संभालेंगे, वहाँ हम सब मिलकर मम्मी जी की अच्छे से देख रेख कर सकेंगे। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मंदाकिनी जी और मनोहर जी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुशी खुशी अपने और मंदाकिनी जी के कपड़े पैक करने लगे। बहू ने भी कपड़े पैक करने में अपने ससुर की मदद की। शाम को बेटा और बहू अपनी माँ बाबू जी को लेकर शहर के लिए निकल गए। निकलते वक्त मंदाकिनी जी और मनोहर जी अपने पड़ोसियों से विदा लेते हैं। देखा मालती बहन, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा साहिल ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा था एक दिन मेरा बेटा हम दोनों को लेने के लिए ज़रूर आएगा। आज हम दोनों अपने बेटे और बहू के साथ जा रहे हैं। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब बेटा और बहू हमारी अच्छे से सेवा करेंगे और मेरा इलाज भी अच्छी जगह कराएंगे। और मेरे कारण मेरी बेटी नेहा जो हम लोगों के लिए इतना परेशान होती थी, वह भी आराम से अपने घर में बिना टेंशन के अच्छे से रह पाएगी। अच्छा बहन जी, अब हम लोग चलते हैं, कहकर मनोहर जी मंदाकिनी जी अपने बेटे बहू के साथ शहर के लिए निकल गई। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए साहिल ने रास्ते में एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी और बोला, माँ बाबूजी आपने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है और आपको दवाई भी लेनी है, इसलिए आप लोग कुछ खा लो। बहुत देर से आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है और इतनी देर भूखे रहना माँ की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। माँ बाप अपने प्रति अपने बेटे का प्रेम देखकर भाव विभोर हो उठे। वह बोले, नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ में ही खाना खाएंगे। बेटा, घर से निकलते समय हमने अच्छे से खा पी कर तुम्हारी माँ को दवाई खिलाकर लाया था। अभी मुझे भूख नहीं है, अब मैं बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगा। साहिल ने बहुत कोशिश की कि उसके माँ बाबूजी रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आ जाएं, लेकिन उनके बेटे ने इतने प्यार से कहा तो दोनों को खाना खाने जाना पड़ा। चारों ने वहाँ ढाबे पर बैठकर खाना खाया।
और वहाँ से निकल पड़े। देर रात तक चारों घर पहुँचे थे, इसलिए जाकर ऐसे ही सो गए। सुबह उठे तो बहू ने मंदाकिनी जी और मनोहर जी को बढ़िया सी चाय और उसके साथ पोहे बना कर दिया और उन दोनों की खूब सेवा की। बहू बेटे को सेवा करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन साहिल अपने माँ बाबूजी से कहने लगा, माँ बाबूजी, अब तो आप दोनों यहाँ रहने लगे हो और आपका यहाँ मन भी लग रहा है, तो जो गांव वाला मकान है वह ऐसे ही खाली पड़ा है, टूट फूट के खंडहर हो जाएगा। मैं सोच रहा था क्यों ना उसे मकान को बेच देते हैं और उसका पैसा जो भी आएगा मैं आप दोनों के नाम अकाउंट में डाल दूंगा। उन पैसों से माँ का इलाज अच्छे से हो जाएगा। आप तो जानते हो शहर में डॉक्टर के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर वह खाली मकान एकदम खंडहर सा हो जाएगा। इससे तो उसे अच्छे दामों में बेच देते हैं। मनोहर जी बोले, बेटा तुम कह तो सही रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी हम कितना बोझ डालेंगे और फिर हमें रहना तो तुम्हारे पास ही है और जहाँ बच्चे हों वहीं पर माँ बाप का मन लगता है। मंदाकिनी जी बोली, बेटा तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। भोले भाले माँ बाप शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे के ऊपर आंख बंद कर विश्वास कर लिया था। प्रॉपर्टी अपने नाम करने के बाद वह बोला, माँ बाबूजी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक संस्थान खुला हुआ है और आज वहाँ बाहर के वैद्य आए हुए हैं। मैं माँ का नाम वहाँ लिखवा दिया है और आज शाम का ही अपॉइंटमेंट मिला है। अब देखना बाबूजी, माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। साहिल का इरादा तो कुछ और ही था। वह अपने मन में कोई और विचार बनाए हुए था, लेकिन माँ बाप बेटे की मनसा समझ नहीं पाए कि उनके बेटे के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। मनोहर अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए खुशी खुशी अपने बेटे के साथ आयुर्वेदिक संस्थान जाने के लिए निकल गए। आयुर्वेदिक संस्थान उनके घर से काफ़ी दूर था। जैसे ही संस्थान आया, उन्होंने मंदाकिनी जी को गाड़ी से उतार कर सहारा देकर बिठा दिया और उन दोनों से कहा, आप दोनों यहाँ बेंच पर बैठ जाइए, मैं अंदर पता करके आता हूँ कि माँ का चेकअप कौन सा वैद्य करेगा। साहिल उन दोनों को बिठाकर वहाँ से निकल गया। उधर मंदाकिनी जी और मनोहर जी आपस में बातें कर रहे थे। गांव वाले हमेशा बेटे के बारे में क्या क्या बातें करते थे, लेकिन देखिए हमारा बेटा तो एकदम संस्कारी है, तुम्हारे इलाज के लिए कितनी दूर लेकर आया है, कितना ख्याल रखता है हम दोनों का। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं। मंदाकिनी जी बोली, हाँ सही कह रहे हो, बड़े ही नसीब वाले हैं हम दोनों, जिन्हें अपने बेटे बहू के पास रहने का सौभाग्य मिल रहा है। बातें करते करते मनोहर जी ने ध्यान दिया कि साहिल को गए हुए 3 घंटे हो चुके हैं और अभी तक साहिल संस्थान से बाहर निकल कर आया नहीं। सुबह से इंतजार करते करते अब दोपहर हो चुकी थी। इस चिलचिलाती गर्मी में मंदाकिनी जी और मनोहर जी का बुरा हाल हो रहा था। सुबह घर से हल्का सा नाश्ता कर चले थे, अब उन्हें भूख भी बहुत जोर की लग रही थी और दूसरी तरफ अपने बेटे की चिंता हो रही थी कि साहिल अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। उन्होंने आयुर्वेदिक संस्थान के बाहर खड़े गार्ड से पूछा, बेटा मेरा बेटा अंदर गया था नंबर लिखवाने के लिए, अभी तक बाहर नहीं आया। वह बोला, अंकल जी आज तो रविवार है और आज तो सभी वैद्यों की छुट्टी रहती है, फिर आपका बेटा अंदर क्यों जाएगा। मनोहर जी बोले, नहीं बेटा, हम बहुत दूर से आए हैं, यहाँ हरिद्वार से कोई वैद्य आए थे तो मेरा बेटा मेरी पत्नी का इलाज करवाने के लिए आया था।
उस गेट पर खड़े आदमी ने कहा, अंकल जी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर बाहर से कोई वैद्य नहीं आए हैं और आज रविवार की वजह से यहाँ पर अवकाश है। अब तो मनोहर जी को और भी चिंता होने लगी। उन्होंने सारी बात मंदाकिनी जी को बताई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। ना ही उन्हें घर का पता याद था और ना ही बेटे बहू का फ़ोन नंबर याद था। बेचारे अपनी पत्नी को लेकर जाते भी कहाँ। अनजान शहर, अनजाने लोग, ऊपर से यह बात भी उन्हें रह रहकर परेशान कर रही थी कि यदि वह वहाँ से कहीं चले गए और साहिल उन्हें लेने आया तो उन्हें न देखकर परेशान हो जाएगा। इसीलिए दोनों पति पत्नी आयुर्वेदिक संस्थान के पास एक पार्क था, वहीं बेंच पर ही बैठे रहे। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। मनोहर जी को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन मंदाकिनी जी को टाइम पर दवाइयाँ और खाना पीना देना होता था। बीमारी की वजह से मंदाकिनी जी बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब उनसे चला नहीं जाता था। मनोहर जी इधर उधर जाकर लोगों से अपने बेटे के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर इस अनजान शहर में कौन किसी को जानता था। तेज़ धूप और भूख प्यास के कारण तभी उन्हें अचानक से चक्कर आ गए और वह वहीं सड़क पर बेहोश हो गए। तभी उसी वक्त एक लाल कलर की गाड़ी मनोहर जी के सामने आकर रुक गई, जिसमें से एक लड़का निकला और बोला, अरे अंकल जी, आपको कहीं लगी तो नहीं? लेकिन मनोहर जी बेहोश ही थे, उन्हें अब तक होश नहीं आया था। उसने फटाफट अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और मनोहर जी के मुंह पर छींटे मारे तो उनकी आंख खुल गई। वह बहुत घबरा गए थे। होश में आते ही सबसे पहले उन्हें अपनी पत्नी का ध्यान आया। वह अस्पताल के बाहर अकेले बैठी हुई थी। वह वहां से अपनी पत्नी मंदाकिनी जी के पास गए और सारी घटना उनको बताई। तब उस लड़के ने पूछा, अंकल जी, आंटी जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और कौन हैं? कहाँ से आए हैं? इस तरह भरी दोपहर में पार्क में क्यों बैठे हुए हैं? चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मनोहर जी को अपने बेटे के घर का पता याद नहीं था, लेकिन वह शहर का नाम जानते थे। लड़का बोला, आंटी जी, लगता है आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी है, शायद इसलिए आपका शरीर इतना दुबला है। अगर आप कहें तो क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? तभी मनोहर जी बोले, बेटा, हम अपने बेटे के साथ सुबह वैद्य जी से इलाज कराने के लिए आए थे। वह हमें यहाँ बिठाकर पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। लड़के ने कहा, अंकल जी, आप मुझे पता बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पर छोड़ देता हूँ। तब मनोहर जी बोले कि मुझे शहर के नाम के अलावा और कुछ नहीं पता है। लड़का बोला, चलिए अंकल, कोई बात नहीं, आप कब तक यहाँ इंतज़ार करते रहेंगे? आप दोनों मेरे साथ चलिए। मनोहर जी बोले, बेटा, शहर में तो पहुँच जाएंगे, फिर घर कैसे ढूंढेंगे? वह भी तो सोचना पड़ेगा। वह लड़का बोला, अंकल जी, आप चिंता मत करिए, मेरे पापा जी पुलिस में हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें, वह जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। लड़का मनोहर जी और मंदाकिनी जी को लेकर वहाँ से चला गया। मनोहर जी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत बड़े कपड़े का शोरूम है, वह मुंबई जैसे बड़े शहर में रहता है। उस लड़के ने कहा, आंटी जी, अंकल जी, मैं भी मुंबई का ही रहने वाला हूँ, अपने परिवार के साथ वहीं पर रहता हूँ। शहर पहुँचते ही लड़का सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। उसने अपने पापा जी को फ़ोन
पर लगाया और उसने अपने पापा को सारी जानकारी दी। और मनोहर जी और मंदाकिनी जी रुआसे से बैठे हुए थे। इतने में करण के पिताजी वहाँ आ गए। वह आकर मंदाकिनी जी और मनोहर जी से पूछताछ करने लगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपके बेटे ने आपको कहाँ छोड़ा, आप यहाँ कब से बैठे हुए हैं। इसलिए उन्होंने सारी बात करण के पिता जी को बता दी। अब उन्हें थोड़ा ठीक लग रहा था कि वह अपने बेटे के पास पहुंच जाएंगे। तब उनके पिता ने जांच पड़ताल शुरू करी और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि साहिल ने अपने माँ बाबूजी से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया था। वह करण के पापा ने कहा, मुझे लगता है आप दोनों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। पहले आप लोग कुछ खा लीजिए, फिर आपके बेटे को ढूंढते हैं। मंदाकिनी जी और मनोहर जी को भूख बहुत जोर की लग रही थी, पर किसी अनजान लोगों पर बोझ नहीं बन सकते थे। वह बोले, नहीं बेटा, एक बार मेरा बेटा मिल जाए फिर आराम से बैठकर खाना खाएंगे। आप दोनों खाना खा लो, आपका बेटा मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। और हम भी तो आपके बेटे समान हैं और आप लोगों की सेवा करना हमारा सौभाग्य है। नहीं बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम तो मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। वह बेटा जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया, वही बेटा आज हमें दर दर भटकने के लिए छोड़कर चला गया। नहीं माँ जी, आप हमें अपनी सेवा से वंचित मत कीजिए। आखिर यह वर्दी हमने किस लिए पहनी है, इतना मत सोचिए, खाना खा लीजिए। और आंटी जी, आपको तो कमजोरी की वजह से वहाँ चक्कर भी आ गए थे, खाना खा लीजिए, क्योंकि आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तब सभी ने मिलकर एक साथ खाना खाया और फिर वह मंदाकिनी जी और मनोहर जी को अपने घर लेकर चले गए। करण बोला, आंटी जी, अंकल जी, रात बहुत हो चुकी है, मैं कल सुबह ही आपके बेटे को खोजूंगा। शोरूम से आकर कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था तो उसकी पत्नी ने पूछा, साहिल, मम्मी जी और पापा जी कहाँ हैं? आज सुबह आप उन दोनों को लेकर वैद्य जी को दिखाने के लिए गए थे, वह दोनों सुबह से घर नहीं आए हैं। साहिल बोला, नहीं आए तो इसमें टेंशन क्यों लेती हो? अरे गए होंगे कहीं आसपास पार्क में घूमने के लिए। अरे उनका भी मन होता है कहीं घूमने फिरने का। तो उसकी पत्नी बोली, लेकिन गए तो तुम्हारे साथ थे, फिर तुम उन दोनों को कहाँ छोड़कर आ गए? साहिल, सच सच बताओ मुझे। साहिल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? साहिल जोर से चिल्लाया, क्या एक ही बात की रट लगा रखा है? पागल हो गई हो? और इतना क्यों दिमाग खराब कर रही हो? वह मेरे माँ बाबूजी हैं, मैं चाहे जो करूं उनके साथ, चाहे जहां उन्हें छोड़ूं उन्हें। तुम्हें अपने काम पर ध्यान दो, मेरे काम में अपनी नाक घुसाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी पत्नी बोली, साहिल, मैं तो समझ रही हूँ, पर शायद तुम भूल गए हो कि वह तुम्हारे माँ बाबूजी हैं, जिन्हें तुम दर दर की ठोकरें खाने के लिए पता नहीं कहाँ छोड़ आए हो। अरे कैसे बेटे हो तुम? अरे कम से कम अपने बीमार माँ पर तो तरस खाया होता। बेचारे कल सुबह से भूखे प्यासे पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। तुम देख लेना साहिल, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें इसी जन्म में जरूर मिलेगा। तुम भुगतोगे, तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और समय निकलने के बाद फिर पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। वह इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उधर मंदाकिनी जी और मनोहर जी के बारे में करण ने घर पर सभी को बता दिया था। करण के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह मंदाकिनी जी और मनोहर जी का एक बेटे की तरह ध्यान रख रहा था। वह दोनों बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों ने पूरी रात बस करवट बदलते हुए निकाल दी और वह यही सोच रहे थे, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे बेटे ने
हम लोगों के साथ ऐसा किया है, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे के पास जाना चाहते थे। इसलिए वह सुबह होते ही करण और उसके पिताजी से कहते हैं कि आप लोगों ने मेरे बेटे का कुछ पता लगाया कि वह कहाँ रहते हैं, ताकि हम लोग अपने बेटे के पास जा सकें। अगले दिन साहिल अपने काम पर निकल गया, पर उसकी पत्नी की बातों का उस पर गहरा असर पड़ा। उसका मन अशांत था, इसलिए वह अपने ऑफिस जाने के लिए निकला। तभी रास्ते में उसे एक बच्चा दिखाई दिया। वह अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहा था और उसकी माँ उस पर अपनी साड़ी का पल्लू डाले हुए थे ताकि उसको धूप ना लगे। वह अपनी माँ का पल्लू ओढ़े हुए खुशी से जा रहा था। यह नज़ारा देख उसे वह सब याद आने लगा कि बचपन में उसने अपने माँ बाबूजी के साथ में बिताया था। वह याद करने लगा किस प्रकार उसकी माँ उसको लाड़ दुलार से खाना खिलाया करती थी और बाबूजी कंधे पर बैठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। अब साहिल को अपने अतीत की सारी बातें याद आने लगी और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ रहे थे। आज उसे अपने माँ बाप के साथ जो किया उस पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपने माँ बाबूजी के जिस प्यार और दुलार को भूल चुका था वह उसे याद आने लगा। वह तुरंत ही उस आयुर्वेद संस्थान के बाहर पहुंचा जहां उसने अपने माँ बाबूजी को छोड़ा था, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। आसपास उसने लोगों से उनका हुलिया बताया और पूछा तो वहीं पर एक फल लगाने वाले ने बताया कि कल यहाँ एक औरत और आदमी घंटों तक बैठे रहे और पता नहीं वे दोनों यहाँ बैठे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। कितना नालायक बेटा होगा उनका। बेटा अपने बीमार माँ और पिता को छोड़कर यहाँ से चला गया। फिर पता नहीं अचानक से एक गाड़ी आकर रुकी और वह उनके साथ चले गए। यह सुनकर साहिल को हैरानी लगी और उसको धक्का लगा कि उसके माँ बाप किसी अनजान के साथ कहाँ जा सकते हैं। वह सोचने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। जिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। मेरे बाबूजी तो मुझे अपने कंधे पर बिठाकर पूरा मेला दिखाते थे, घुमाने ले जाते थे और आज मैं अपने माँ बाबूजी का ख्याल तक नहीं रख पाता और उनकी बीमारी की हालत में उन्हें छोड़ दिया। मैं बहुत खुदगर्ज बेटा हूँ। जिस माँ बाप ने मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को मारा, आज मैं अपने माँ बाबूजी का पेट तक ना भर सका और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान एक बार मुझे अपने माँ बाबूजी से मिला दो। मैं अब जिंदगी भर उनकी सेवा करूँगा। और अपने माँ बाबूजी को ढूंढने के लिए वह वहाँ से निकल गया। उधर करण ने नाश्ता करते समय मनोहर जी से घर के आसपास का माहौल या कोई पहचान जाने की कोशिश की तो मनोहर जी ने बताया कि मेरे बेटे का घर एक मॉल के पास बना हुआ है और मॉल के पास एक पार्क भी है और जिस पार्क में लोग घूमने आते हैं और घर से कुछ ही दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। करण ने शहर के सभी बड़े बड़े मंदिरों की फ़ोटो नेट से निकाली। फिर मनोहर जी को उन मंदिरों की फ़ोटो दिखाई। तब उन्होंने एक फ़ोटो देखी। उन्हें वह मंदिर उनके बेटे के घर के पास जो था वैसा ही लग रहा था। तो उन्होंने बताया कि बेटा जिस जगह पर रहता था वह जगह मिल चुकी थी, लेकिन घर इतनी ज़्यादा थे कि वह पता नहीं लगा पा रहे थे कि किस गली में उनका घर है। तब उन्होंने वहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति से पूछा कि आप यहाँ किसी साहिल नाम के व्यक्ति को जानते हैं।
तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, उस पिछली गली में एक घर बना हुआ है, वह वहीं पर रहता है। वह चारों लोग घर ढूंढते ढूंढते उस गली में पहुंच गए जहां उनका बेटा रहता था। दरवाज़ा खटखटाया, तब दरवाज़ा उनकी बहू ने खोला और वह अपने सास ससुर को देखकर रोने लगी। माँ, बाबूजी, आप दोनों ठीक तो हैं ना? आप दोनों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मेरी तो जान ही निकल गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तभी करण बोला, यह नाटक बंद करो, यह बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ है? तभी मनोहर जी करण जी की ओर देखकर बोले, बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? इस तरीके से बात करना अच्छे बच्चों के संस्कार नहीं होते हैं। वह बोला, सही कह रहा हूँ अंकल जी, पूछिए अपनी बहू को। इसी के कहने पर आपको छोड़ आया होगा आपका बेटा। मीना बहू बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि गलती उसके पति की है। ऊपर से करण के पिता वर्दी में आए थे, इसलिए ज़्यादा न बोलने में ही उसने अपनी भलाई समझी। और उधर साहिल पागलों की तरह अपने माँ बाबूजी को ढूंढ रहा था। वह पूरा दिन भूखा प्यासा बस अपने माँ बाबूजी को ढूंढने में लगा हुआ था। तभी उसकी पत्नी का कॉल आया। वह बोली, सुनो साहिल, तुम अभी के अभी घर आ जाओ जल्दी से। साहिल वैसे भी आज काम पर नहीं गया था। जैसे ही साहिल घर पहुंचा, उसने देखा कि दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला है। एक पल को तो वह यकीन ही नहीं कर पाया, फिर रोते रोते अपनी माँ के पैरों में गिर गया और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा और अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तभी बाहर आता हुआ करण बोला, क्या नाटक लगा रखा है दोनों पति पत्नी ने? उसने साहिल का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अगर आज के बाद मुझे पता चला कि तूने अपने माँ बाबूजी के साथ ऐसा कुछ भी किया है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब साहिल उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो माँ बाबूजी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी उसने करण के पापा के हाथ से डंडा लेकर अपनी माँ के हाथ में दे दिया और कहा, आप चाहे जितना मार लो मुझे, क्योंकि जो मैंने किया है उसकी यह सज़ा तो बहुत कम है। मैं अपने स्वार्थ में बिल्कुल ही अंधा हो चुका था, मुझे तो बस आपकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। करण के पिताजी बोला, तुम्हें उनकी प्रॉपर्टी चाहिए थी? एक बार अपने माँ बाबू से कह देते, वह तुम्हें ऐसे ही दे देते। आखिर तुम्हारे सिवा उनका है ही कौन? अरे माता पिता तो ऐसे होते हैं जो अपने मुंह का निवाला निकाल कर भी अपने बच्चों को खिला देते हैं और खुद भूखे पेट सो जाते हैं। सोचो, जिन बच्चों के पास माँ बाप नहीं होते उनकी क्या दशा होती है। भगवान ने तुम्हें यह अनमोल तोहफा दिया है तो उसकी कदर करना सीखो। और हाँ, इनके आगे धन दौलत की कीमत नहीं है। यह कहकर करण और उसके पिताजी वहाँ से चले गए और साहिल को भी अपने किए का पछतावा हो चुका था और वह अब खुले मन से अपने माँ बाबूजी की सेवा करने लगा और एक अच्छे से डॉक्टर से उसने अपनी माँ का इलाज करवाया। लेकिन कैंसर आखिरी स्टेज पर था तो उनकी माँ का अंतिम समय आ चुका था। उन्होंने अपने बेटे से वादा लिया कि अपने पिताजी का ध्यान रखना। साहिल ने अपनी माँ से वादा किया कि मैं बाबूजी का ध्यान मरते दम तक रखूँगा और उनकी माँ यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। माँ के मरने के बाद साहिल अपने पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखता। धीरे धीरे मनोहर जी ने खुद को संभाला और ज़िंदगी जीने लगे। कुछ दिनों बाद साहिल के यहाँ एक नन्हा मेहमान आया।
अब मनोहर जी अपने पोते के साथ खेलते और खुश होते। अब उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगती हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।